हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 9 का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं सेल को? जब भी हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग की बात करेंगे कि कैसे वो उसकी लाइफ स्टार्ट होगी, तो हम सेल से बात करेंगे। बिकॉज सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सके खुद को। व्हाट आर वी? इफ वी टॉक अबाउट आवर सेल्स, वी आर समथिंग। क्या है हम क्लस्टर ऑफ सेल्स ही तो हैं। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और हम पूरे एक ऑर्गेनिज्म खड़े हैं यहाँ पर। तो सेल को इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स, जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफरेंट तरह से एक्सपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है। और हम सेलुलर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये सारी चीज़ों को जानना। तो चलिए, साइंटिस्ट सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, कि किन्होंने क्या डिस्कवरी दी है। तो अगर बात करें, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1665 में कॉर्क सेल्स, जो उन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स के दिखे थे, वो डेड सेल्स थे। कॉर्क यानी कि पार्क, पेड़ की टहनी को काट के देखा तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे उन्हें। तो वो स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। क्या बोला? सेल बोला। उसके बाद ल्यूवन हुक ने हमें 1674 में फ्री लिविंग सेल और रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप यूज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस का डिस्कवरी की। सेल थ्योरी क्या कहती है? बाय स्केल्टन एंड शॉन, इन्होंने क्या कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या सिग्निफाई किया? द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। बट वर्को ने क्या, रुडोल्फ ने क्या किया? रुडोल्फ ने एक एक्सटेंशन दिया, ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ये होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, उसी से न्यू सेल्स बनते हैं, कहीं नई जगह से नहीं बनते। इट वॉज फर्दर एक्सपैंडेड द by stating that the cells arise from the pre-existing cells, that is omnius cellula e cellula। मतलब जो exist कर रहे हैं cells, उन्हीं से बनते हैं माइटोसिस और मियोसिस करके, जो हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोज हु आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स नहीं होते यहाँ पे। इनकी बॉडी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट होती है, जिनकी वजह से इनके पास उतने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स नहीं होते इफ़ वी कंपेयर टू आवर सेल्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज हु आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर जैसे कि हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जैसे डिफ्यूजन है, सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलने वाला है हमारा, हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स करने पड़ेंगे। तो मेनी सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। से फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया। हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि जिनमें जो उनके फंक्शन ज़्यादा एडवांस नहीं है। पर यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ट्रू सेल्स, या फिर जिनका न्यूक्लियस, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनका ट्रू न्यूक्लियस हो, मतलब इनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है? इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बट यूकैरियोट्स के पास होता है। न्यूक्लियोलस की बात करूं, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। क्रोमोसोम्स की बात करूं तो सिंगल हो सकता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या हो सकता है? सिंगल या मल्टीपल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होगा हमेशा प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में एसेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है एंड सेक्सुअल भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो मैं बहुत ज्यादा दिखेंगे। प्रोकैरियोट्स मतलब जनरली ना, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर प्रोकैरियोट हुआ तो कितना मतलब मुश्किल हो जाएगा उसको। ऑफन मल्टीसेलुलर। ठीक है, ऑर्गेनेल्स की बात करो तो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनके पास खुद की मेम्ब्रेन होती है, और इनके पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। मतलब जैसे इनके पास ऑर्गेनेल्स हैं, लेट्स से इनका कोई भी सेल कंपोनेंट है, तो उनके पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होगी, बट हमारे पास यूकैरियोट्स में खुद की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल की बात करूं, ये सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है। ये एब्सेंट होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, और एब्सेंट होता है ये प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। सेल डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे बाइनरी फिजन, मतलब एक से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर गया, और यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो बैक्टीरिया हमारा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और फंजाई, प्लांट और एनिमल्स क्या है हमारे पास? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो नर्व सेल या फिर न्यूरॉन है, और लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो ऑस्ट्रिच का एग है।
चलिए आते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। द सेल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास मेन कंपोनेंट्स है जिससे हम एक सेल को डिफाइन कर सकते हैं और ये बेसिक चीजें हैं जो सारे सेल के पास होती है। अब किसी किसी में डिफर करेंगे, वो प्रोकैरियोट है तो उसका डिफरेंट होगा, यूकैरियोट है तो उसका डिफरेंट होगा। फिर हम सेल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ डोर ऑफ योर हाउस। ठीक है, अपने आप को वो कर रहे हो ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग कर रहे हो। तो इट इज सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल, मतलब कुछ किसी चीजों को ही आने के अलाउंस है, बाकी हर कुछ अंदर नहीं घुस सकता विदाउट द परमिशन। मतलब और जो भी डिजायर्ड चीजें हैं सिर्फ वही अंदर आएंगी, अनडिजायरेबल स्टफ इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अलाउज एग्जिट एंट्री ऑफ द डिजायर्ड सब्सटेंसेस ओनली। इसके पास कैसे होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कैसे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। क्या होता है? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर ये क्या होता है? जैसे ये देखो, ये मेरे पास क्या है? एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मतलब इसको पानी से प्यार होता है। और यहाँ पे इसके नीचे क्या होती है? इसके पास एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक टेल होती है। और ऐसे दो, मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कट करके मैं उसका एक सेक्शन देख रही हूँ तो मुझे दिखेंगी ऐसी दो लेयर्स जो किसकी बनी है? लिपिड्स। और इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, और यहाँ से मतलब कुछ चैनल्स भी होते हैं जो सेलेक्टिवली चीजों को अंदर और आने जाने की परमिशन देते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कैसे होती है? एक तो हमारे पास डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं बात करूं इसकी, तो सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। अब देखो, गैसेस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लंग्स की बात करें तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। मान लो कि एक सेल में तुम्हारे पास ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो गया है, ठीक है, अपना सेल्यूलर एक्सक्रीशन करता है सेल। उसके बाद क्या हुआ? और ब्लड में तुम्हारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड है तुम्हारे पास। अब क्या होगा? तुम्हारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ पे। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। फिर ये ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करेगा? सेल यूटिलाइज करेगा। दूसरा हमारे पास आता है ऑस्मोसिस। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। ऑस्मोसिस कभी भी सिंपली नहीं होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन ऑस्मोसिस देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बिना यहाँ ऑस्मोसिस नहीं होगा। सेम लाइक डिफ्यूजन, बट देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओवर हियर। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? अगर मान लो कि मैंने एक सेल को क्या रखा, एक ऐसे मीडियम में रखा जो क्या है, जिसके पास ज्यादा वाटर कंटेंट है कंपैरेटिवली जो सेल का वाटर कंटेंट है। तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल करेगा, तो सेल क्या कर जाएगा? सेल क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। और ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं हमारे पास? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर मान लो मैंने सेल को एक ऐसे मीडियम में रखा जहां पे अगर मैं इन दोनों के वाटर कंटेंट को कंपेयर करूं तो जो रिलेटिवली क्या होगा कि जो वाटर कंटेंट है हमारे पास इस जार में वो कम है कंपेयर करें अगर सेल के। तो क्या होगा? यहाँ से नेट मूवमेंट कहाँ होगी? सेल से बाहर पानी आएगा, क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसे सोल्यूशन में तुमने रख दिया जहां पे दोनों सेल और जो तुमने कंटेनर जो इसमें रखा है सेल को, वो दोनों का क्या है? तुम्हारे पास टोटल वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है। इंपॉर्टेंस क्या है ऑस्मोसिस का? The unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis, क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही मतलब रखेंगे ना, ऐसे थोड़ी ले लेंगे, बिल्कुल ही टेकअप कर लेंगे। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर और तुम्हारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल टू सर्वाइव, तो इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज ऑल्सो टेकन अप by the process of diffusion. Plasma membrane एक flexible membrane है। क्या है? एक flexible membrane है। Flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf food materials from the external environment. Such process is known as endocytosis. अमीबा के पास देखो, अमीबा क्या है ना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके पास फेक लेग्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सूडोपोडिया। अगर ये ऐसे फूड बाहर मटेरियल देख लेगा तो क्या करेगा? ये अपने फेक लेग्स को ऐसे फैलाएगा और ये ऐसे इसको इनगल्फ कर लेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी का काफी ज्यादा यूज आ रहा है।
नेक्स्ट पे चलते हैं सेल वॉल्स। इन एडिशन देखो, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल्स हैव द सेल वॉल व्हिच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? एक रिजिड कवरिंग है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट में कैसे बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अब देखो, यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे पास क्या हुआ, अगर सेल ने वाटर लूज करा तो सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा। तो ये जो तुम्हारी सेल वॉल से अवे मूव करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल, ठीक है। और अगर मान लो ऑस्मोसिस की वजह से क्या हुआ, अगर तुमने इसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया तो अब क्या होगा, तुम्हारा ये गेन करेगा, क्या करेगा? सेल के पास क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि तुम्हारी सेल स्वेल करेगी। तो ये क्या करेगी? स्वेल जब करेगी तो ये बढ़ेगा। तो अगर इसको बर्स्ट ना हो, बहुत ज्यादा फूल जाएगा तो फूट भी सकता है, बर्स्ट भी हो सकता है। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, जो तुम्हारी सेल वॉल है ये भी इक्वल प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये सेल बर्स्ट नहीं होता। द वॉल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम। सेल वॉल क्या करती है? इट परमिट्स द सेल्स ऑफ फंजाई टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के पास हमारे पास सबसे पहले होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द अदर सेल्यूलर कंटेंट्स। और क्या होता है? इसके पास एक न्यूक्लियर पोर होता है। अब न्यूक्लियस को भी साइटोप्लाज्म से एक्सचेंज वगैरह करना पड़ता है। न्यूक्लियस के पास भी जैसे डीएनए है, राइबोसोम्स है, आरएनएज है, ये सारी चीजें बनती हैं। ये प्रोटीन्स को बाहर पहुंचाने की कुछ प्रोटीन्स अंदर लाए जाते हैं, कुछ राइबोसोम्स को बाहर लेके जाया जाता है। तो एक रास्ता, एक गेटवे होना चाहिए, वही गेटवे न्यूक्लियर पोर होता है। अलाउज द एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। और हमारे पास क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स होता है जो कि कंडेंस हो जाता है और बन जाता है क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस एंड असेंबल्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइबोसोम्स आर द क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं, बना लेते हैं। कब कंडेंस होते हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस होके क्या बना लेते हैं? दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स और प्रोटीन्स होते हैं। और ये जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। जो प्रोटीन्स हमारे में अगर एक्सप्रेस हो जाए तो इनके पास ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और जीन्स क्या होते हैं? दे आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। कौन होते हैं? जीन्स। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हैज सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल्यूलर अरीना फॉर ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज। अब सेल्यूलर जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है ये क्या है? एक फ्लूइड कंटेंट है, तुम्हारे पार्ट है जिसके अंदर सारे के सारे, जैसे अगर एक चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हो, चॉकलेट के अंदर अगर तुम वो वाली चॉकलेट लेते हो जिसमें नट्स होती हैं, तो जैसे कि मान लो जो चॉकलेट है वो साइटोप्लाज्म है और जो नट्स वगैरह है दे आर द सेल ऑर्गेनेल्स। तो एम्बेड करती है सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स को कौन? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है। इट इज द सेल्यूलर एरेना फॉर द सेल्यूलर एक्टिविटीज। अब बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। किसकी बात करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल है जो पूरा एक नेटवर्क क्रिएट करता है। ये नेटवर्क में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ इसलिए दिखता है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? यहाँ पे क्या दिखेगा? हमें रफ सर्फेस दिखता है। ये रफ सर्फेस क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। ये राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन मैन्युफैक्चर फैक्ट्री, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन्स बनाती है कौन? राइबोसोम्स। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ इसलिए लगती है बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होता है? यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। यहाँ पे क्या बनते हैं? लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी यहाँ से सिक्रीट किए जाते हैं। प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन बना रहा है और ये जो लिपिड्स बना रहा है, प्रोटीन और लिपिड्स हमने पढ़ा था कि क्या बनाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं?
प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है बायोजेनेसिस। और एससीआर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करवाता है, कहाँ पे, लिवर सेल्स में, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लिवर सेल डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस ड्रग्स। इसके फंक्शंस क्या है, चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ये वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब ये नेटवर्क क्रिएट करता है, जितने प्रोटीन्स इसने सिक्रीट करे हैं वो सारे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बाकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स को पहुंचाने के लिए। इट प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अब ये क्या कर रहा है, एक सर्फेस भी प्रोवाइड कर रहा है बाकी एक्टिविटीज को होने के लिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कैमिलो गोल्जी ने इसको फाइंड किया था, वेसिकल्स फ्लैट सैक्स जिसको सिस्टर्न्स बोलते हैं। मटेरियल फ्रॉम जो एंडोप्लाज्म से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल है, जो प्रोटीन है, वो क्या करा जाता है यहाँ पे, पैकेजिंग और फिर डिस्पैच किया जाता है। इज पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी apparatus। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो क्या करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स, ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं? देखो, सबसे पहले जो इसकी आउटर, जो इसके पास आउटर सरफेस होती है, वो क्या होती है, पोरस होती है, मतलब ये परमिएबल होती है, बट सेलेक्टिवली परमिएबल होगी अगेन। इसके पास एक इनर लेयर होती है जो कि क्या होती है, ऐसे फोल्डेड होती है। क्या ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये फोल्डेड होती है। ये फोल्डेड एरिया क्या करते हैं, दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। जो भी एटीपी जनरेटिंग रिएक्टिव केमिकल्स हैं, उनके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करा जाता है। अब एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। यहाँ ये क्या है, हमारे पास एनर्जी करेंसी है, जिससे जितनी भी हमारे बॉडी में एनर्जी होती है वो एटीपी की तरह स्टोर की जाती है। ठीक है, दे हैव देयर ओन डीएनए प्लस राइबोसोम्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। ये क्या होता है, इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद को राइबोसोम, मतलब खुद का प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर सकते होते हैं ये और ये क्या, इसलिए इन्हें कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस, मतलब खुद से काम कर सकते हैं ये। उसके बाद हमारे पास आते हैं, उसके बाद हमारे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडिकल बैग्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होता है, इनके पास एंजाइम्स होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि अगर सेल को डैमेज हो गया या कुछ ऐसी चीजें आ गई, तो ये क्या करता है, उन सारे वेस्ट को क्लीन करने के लिए ये इसके पास वो एंजाइम्स होते हैं। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल हेल्प्स टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। कोई फॉरेन मटेरियल आएगा तो ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके पास। When cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell। अगर बहुत ज्यादा सेल डैमेज हो गया तो लाइसोसोम अपना खुद का ही सेल डाइजेस्ट कर सकता है। और ये क्या है, सुसाइड बैग्स, इसीलिए इसको कहा जाता है। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कब आते हैं, सेल डिवीजन के टाइम और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं वैक्यूल्स की, वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एनिमल सेल्स में, बट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं प्लांट सेल्स में। स्टोरेज ऑफ सैक्स फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट्स, स्मॉल साइज इन एनिमल्स, प्लांट में लार्ज होते हैं। दे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम। दे प्रोवाइड्स टर्जिडिटी रिजिडिटी टू द सेल। ठीक है, और इनके पास क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं, अमीनो एसिड्स होती हैं, शुगर होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पे अब प्लास्टिड्स की बात करूँ, प्लास्टिड्स में हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें कलर्ड होती हैं ये। इसमें हमारे पास पहला आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट विच इज नोन एज योर क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, इट कैन ट्रैप द सनलाइट एंड देन इट aids in the process of photosynthesis. Chloroplast also contains yellow और orange pigments भी हो सकते हैं इसके पास। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर न्यूमरस लेयर्स होती है जिन्हें स्ट्रोमा कहते हैं, और इनके पास भी अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, मतलब कि खुद की प्रोटीन जनरेटिंग फैक्ट्रीज भी होती है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये इनके पास ये ऑयल स्टोर करते हैं, कलरलेस होते हैं, स्टार्च और प्रोटीन्स भी स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें अब प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होता है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। इट इज द सेल्स आउटर कवर, इट प्रोटेक्ट्स एंड गिव्स शेप टू द सेल। और इसके पास न्यूक्लियस होता है, इट रेगुलेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेल। राइबोसोम है,
प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जिसमें एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोटीन्स। इट आल्सो मिलियन ऑफ राइबोसोम्स होते हैं इसके पास। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? प्रोडक्शन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, क्या करता है? लिपिड्स। और इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स कभी भी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस करना है, हम थोड़ा ऐसा कोई काम कर रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में एड करता है। यहाँ पे भी गोल्जी अपैरेटस होता है, क्या करता है? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, और ये क्या करता है? पैकेजिंग वगैरह करता है, मॉडिफिकेशन वगैरह करता है। ठीक है। अमाइलोप्लास्ट क्या होता है? स्टोरेज फॉर प्लांट्स की एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है, कुछ भी नहीं है, एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है। साइटोप्लाज्म, इट इज थिक लिक्विड फिल्स विद, और ये क्या है? मेन एरिना ऑफ फॉर द सेल्युलर एक्टिविटीज। वैक्यूल क्या है? यहाँ पे देखो, इट स्टोर्स वेस्ट वाटर न्यूट्रिएंट। मोस्ट प्लांट्स हैव वन वैक्यूल, और बहुत बड़ी होती है, 40 to 90% वॉल्यूम को टेक करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इनसाइड द सेल व्हाट इट कंट्रोल्स व्हाट मटेरियल्स गो इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है। सबसे पहले सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास। अच्छा, एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। एनिमल सेल में हमारे पास न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली गोल्जी अपैरेटस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ पे क्या बनता है? एटीपी, एडिनोसाइन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा जो कि क्या कर रहा होगा? नो राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास क्या होता है? राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, थिन आउटर कवरिंग है, सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द अदर सेल। इट आल्सो कंट्रोल्स व्हाट मटेरियल गो इन एंड आउट। सेलेक्टिवली परमेबल सेल होती है। वैक्यूल्स होती है पर छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ये डिफरेंस है इसका। लाइसोसोम्स होते हैं यहाँ पे, बट लाइसोसोम प्लांट सेल्स में नहीं होते। ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन मटेरियल्स को जो फालतू की हरकतें कर रहे होते हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में उतने ज्यादा डेवलप नहीं होते और प्रेजेंट भी नहीं होते हैं। और सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब चलो सेल डिवीजन के बारे में जल्दी से बात कर ले। माइटोसिस क्या होता है? देखो हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने हैं? इफ आई टॉक अबाउट वेट, ओके, देखो हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास हैं कितने? बताओ। 46 क्रोमोसोम्स है। कितने? 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से देखो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 23 पेयर्स क्या होते हैं? हमारे पास जो हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, या ऑटोसोम्स कहते हैं जिसको, और एलोसोम्स कहते हैं। और जो तुम्हारे पास ये हमारे पास 1 पेयर होता है, ये तुम्हारे पास क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल्स के लिए क्या होता है? XY होता है। फीमेल्स के लिए क्या होता है? XX होता है। अब माइटोसिस क्या होता है? अगर मैं कह रही हूँ एक सेल है जिसका 2n डिप्लॉइडी मतलब होता है 2 into 23, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो 2n मतलब ऐसे सेल को कहा जाता है डिप्लॉइड सेल। क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड सेल। क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड सेल। माइटोसिस में क्या होता है कि ये जब सेल डिवाइड करेगा तो ये दोबारा से, इसके पास भी 2n क्रोमोसोम्स होंगे, इसके पास भी 2n क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब कि अब जब ये सेल बना तो अगर पहले इसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम्स थे, तो डिवीजन के बाद भी क्या रहेगा? इसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। पर मेयोसिस में क्या होता है? देखो मेयोसिस में क्या होता है? मेयोसिस में ये होता है कि मान लो ये तुम्हारे पास एक सेल है जो कि डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल मतलब कि 23 पेयर्स, मतलब टोटल क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इस सेल में। जब ये डिवाइड करेगा तो पहले जब ये डिवाइड करे तो ये आधे आधे क्रोमोसोम में बढ़ जाएगा। मतलब अब इसके पास 23 क्रोमोसोम है, इसके पास 23 क्रोमोसोम है, मतलब इसके पास आधा पेयर है, इसके पास आधा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। उसके बाद फिर क्या होता है? ये सेल डिवाइड कर जाता है, फिर ये इंडिविजुअली 2 सेल में डिवाइड करते हैं। कितने? 2 सेल में डिवाइड करते हैं। अब ये 2 सेल में डिवाइड होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? अब इसके पास भी कितना होता है? 23 क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम। तो मियोसिस में क्या होता है कि ये डिप्लॉइड, मतलब पहले इसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, पर एंड में कितने सेल बन रहे हैं? 4 सेल्स बन रहे हैं, और सबके पास कितने हैं? सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 मतलब मान लो 23 मतलब 46 क्रोमोसोम्स थे पहले सेल के पास। अब जब ये लास्ट में डिवाइड कर जाएंगे, 2 स्टेप्स में जब ये डिवाइड करेंगे तो कितने इनके एंड सेल के पास कितना होगा? 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स। तो मेयोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? सेक्स या फिर जर्म सेल्स में। कहाँ? जर्म सेल्स में, जो कि हमारे पास सेक्स
क्रोमोसोम्स के लिए होते हैं टू मेंटेन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस कहाँ पे होता है? ये सेल डैमेज, अगर सेल डैमेज हो गया, ठीक है, उसको रिपेयर करने में हेल्प होता है। ये तुम्हारा प्रोलिफरेशन या फिर सेल डिवीजन का एक टाइप है, ठीक है। जैसे कोई डैमेज हो गया, जैसे आरबीसीज वगैरह को जनरेट करने के लिए तो माइटोसिस यूज करोगे। लेकिन अगर जब हम स्पर्म और एग सेल या ओवम की बात करेंगे, जब उनका सेल डिवीजन देखेंगे तो वी विल टॉक अबाउट मेयोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ, एक सेल था जिसको बोला डिप्लॉइड सेल, मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। ये दो ही सेल में बटा और ये दोनों सेल के पास कितने थे? 46 क्रोमोसोम थे। पर वही चीज अगर मैं मियोसिस के बारे में बात करूंगी तो यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल था जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे। ये पहले बढ़ता है दो सेल में जिसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। फिर ये दोनों सेल फिर दो दो पार्ट में बढ़ते हैं जिनके पास सबके पास कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ऐसे मतलब आधा पेयर क्रोमोसोम को कहा जिसके पास होता है, जिस सेल के पास, वो होता है हैप्लॉइड सेल। और ये किस लिए काम आते हैं? स्पर्म और एग सेल के या ओवम के सेल डिवीजन के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन में, और वहाँ काम आता है किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। थैंक यू सो मच। हमने सेल चैप्टर पूरा फुल फ्लेजेडली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर पूरा मैंने एनसीईआरटी से सारी लाइन पिक करी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं और वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।